हमारा टॉपिक क्या है आज का? इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस यानी भारतीय राजनीतिक परंपरा। ठीक है, तो जैसे अगर हम राजनीतिक परंपरा की बात करेंगे तो इससे पहले आएगा हमारा प्राचीन काल में कैसे कैसे लोगों की परंपरा थी या उनकी सभ्यता कैसी थी। हम ऐसा तो नहीं हमने अभी पॉलिटिकल पढ़ना तो अभी की पॉलिटिकल पढ़ेंगे, हम पहले प्राचीन काल की भी देखेंगे कि पहले के लोगों की क्या राजनीतिक व्यवस्था थी। राजनीति अभी से नहीं बनी है, जब हमारे जो राजा महाराजा थे तब भी राजनीतिक व्यवस्था थी, उनकी व्यवस्था अलग तरीके की थी, अब की व्यवस्था चेंज हो गई। ठीक है, तो भारतीय चिंतन को वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना गया है। हमारा इतिहास स्टार्ट से चला आ रहा है। जैसे हमने आपको बताया था सभ्यताएं कई होती हैं, कितनी सभ्यताएं हुई। हम जब स्टार्टिंग में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने मिस्र की सभ्यता पढ़ी है मिस्र की सभ्यता, जिसमें मम्मी पिरामिड का काम होता है, पिरामिड देखी हुई, ये मिस्र की सभ्यता थी। उसके बाद आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, 1921 में दयाराम साईं ने इसकी खुदाई की थी, पढ़ी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपकी आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता उसमें इस सभ्यता को इसलिए माना जाता है वैदिक काल से, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो भाषा है वो पढ़ी नहीं जा सकती। लेकिन वैदिक सभ्यता में इसमें राजनीति व्यवस्था चेंज थी, इसमें सभा समिति थी, सभा अलग होती थी, सभा में छोटे लोगों की बैठक होती थी, समिति में बड़े बड़े राजा महाराजा की बैठक होती थी, तो राजनीति संबंधित होता था। इसमें वही लोग समिति में वही लोग भाग लेते थे जो राज दरबार में कार्यरत होते थे, और सभा एक छोटे छोटे ग्राम या कुल में लगती थी। ग्राम कुल अलग अलग नाम होते हैं, ग्राम गाँव होते हैं, इसकी छोटी इकाई कुल कहलाती है। इसमें उतने गाँव से लोग नीचे होते हैं। हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्राम कुल ये सब पहले नाम होते थे। अब जैसे कि इन्होंने कहा वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक माना है, वैदिक सभ्यता से धीरे धीरे चेंज हो गई हमारी मुगल काल में। अब यहाँ पे और चेंजेस आ गए। यहाँ पे किसने राज्य शासन चला लिया? मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल की व्यवस्था वैसे तो देखा जाए तो 1200 से हमारी क्या हो गई थी स्टार्ट? दास प्रथा। दास प्रथा जानते हो? गुलाम वंश। गुलाम वंश आया था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आया, पढ़े होंगे तो कुछ रिमाइंड आए। दास व्यवस्था जब शुरू हुई थी जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आने लगे, शुरू हुए थे, फिर इल्तुतमिश आया। ठीक है, ये इनके ही तो थे, मतलब जो गुलाम होते थे अब उनके हाथ में राजनीति व्यवस्था आ गई, वो लोग सरकार चलाने लगे थे, क्योंकि जो राजा राज करता था वही राजनीति अपना चलाता था। फिर मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? इसकी नींव किसने डाली थी? क्योंकि हमें इतिहास में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हम राजनीति पढ़ रहे हैं, तो राजनीति में इतिहास तो हमारा इंक्लूड रहेगा ही। बताओ, अब इतना भी नहीं बता सकते हो, बीए की स्टूडेंट हो, मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन दे दें। महमूद गजनवी ने मुगल वंश की नींव तो नहीं डाली थी, क्योंकि वो आया तो था, स्टार्ट हो गया था, मेन आता है हमारा, हम ऑप्शन दे दे रहे, मैं अभी आंसर नहीं दूंगा। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर, अकबर। बाबर सबसे पहले जब बाबर आया इसी को ही जन्म पाया था। कब आया था बाबर? 1526। 4 साल रहा, 1530 में ये खत्म हो गया। ठीक है, इसने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध लड़ा था। ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद 1530 में ये निपट गया था। तो इसके 4 ही काल माना जाता है। फिर अकबर आता है, अकबर का शासन ज़्यादा चला, इसका चला था 1962 के टाइम तक, जब राणा सांगा से इसका युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। एक तो हुआ था बक्सर का, हल्दी घाटी का, सॉरी पानीपत का नहीं हुआ था, 1562 में इसका हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसके साथ हुआ था? ये याद करके रखा करो, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जो हमारे जो थे राजपूत शासनकार, इनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन उसमें वो मारे नहीं गए थे। कल मैंने हिंदी में पोएम में बताया था, शायद हिंदी की जब पढ़ा था तो मैंने ये चीज़ समझाई थी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप जो राणा सांगा थे और अकबर थे उनके साथ हुआ था। लेकिन इसमें राणा सांगा को पराजित नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और जैसा योद्धा हुआ नहीं था, उनको उन्होंने पराजित नहीं किया था, वो चले गए थे, क्योंकि उनको कई नीतियाँ आती। तो ये तो हो गया चलो इतिहास। इसमें इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी शासन को चलाने के लिए, कई कर व्यवस्था हटाई। ठीक है, एकता व्यवस्था करवाई थी, ये पढ़ी होगी इतिहास को पूरे ढंग से। मैं लगता
भूल रहे हो। अच्छे से पढ़ा करो, कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ो तो उससे डीपली या बिल्कुल ऐसे पढ़ोगे, आपसे कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे आप डायरेक्टली आंसर करो, इसमें आप कंफ्यूज मत रहो। हम एग्जाम में क्यों कंफ्यूज रहते हैं? हमने एग्जाम के अपनी बुक उठाई, एक दो बार रिपीट कर लिया, हाँ ठीक है मैं तो आ गया। अब लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि हमने उस टाइम उसको ढंग से नहीं पढ़ा, बस नज़र मान लो, इसलिए भूल जाते। तो अब यहाँ पे देखा जाए मुगल काल तक माना जाता है, परंतु वास्तविक परीक्षण में देखा जाए तो इसका अस्तित्व राजनीतिक और सामाजिक चिंतन की गौरवनीय परंपरा आज तक बनी है। यानी जो चीज़ें पहले चली आ रही थी वो अब भी कुछ कुछ चलती हैं, खत्म नहीं हुई है। हमने जो व्यवस्था पहले चली आ रही है उनमें हम क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं, उनमें चेंजेस करते रहते हैं। अपडेट वर्जन, जैसे आप मोबाइल का अपडेट वर्जन चलाते हो, वही चीज़ है, मोबाइल आपके पास वही रहेगा, पर उनमें हम जो सॉफ्टवेयर देते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, यानी नाम वही रहेगा, बस उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड कर दी तो उसको अपडेटेड कहते हैं। हम भी अपडेट हो गए, हम वही इंसान जो है, इंसान के हाथ पैर भी वही होते थे, पहले भी हाथ पैर होते थे, आँखें भी होती थी, बॉडी वही होती थी, बस अपडेट हो गया समय के साथ। अब उसकी थिंकिंग बदल गई है, पहले की थिंकिंग अलग थी, पहले के लोग कुछ और सोचते थे। हमारे पूर्वजों की अगर विचारधारा और आपकी विचारधारा, अब के जो हमारे पेरेंट्स हैं रखेंगे तो सभी की चेंजेस, अलग अलग चेंजेस है। पहले के लोग काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे, व्यवसाय ही करना है, पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं। अब के लोगों का क्या महत्व है, पढ़ोगे तो व्यवसाय मिलेगा, ठीक है। आगे के समझते हैं, इनने कहा है राजनीतिक परंपरा की विशेषता। हम विशेषताओं को लेकर चलेंगे, नहीं क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे राजनीतिक परंपरा की। कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले, ठीक है। जैसे उच्च वर्णों या शासन का संचालन, संचालन यानी क्या होता है? अगर हमने कहा हमने संचालन समझा लिया, सबसे पहले हम कुछ वर्ड को समझेंगे तब उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। पढ़ने से अगर मैंने कहा आपसे संचालन क्या होता है बताओ? समझाना, तो एक्सप्लेन हो गया। सोचो क्या हो सकता है? बोलो, अभी तक संचालन नहीं आ रहा है। किसी को भी नहीं आ रहा है संचालन करना। संचालन यानी चलाना, किसी चीज को चलाना, उसका नियोजन करना, विस्तार करना, वो होता है संचालन। चालन, अगर आप इसकी संधि करोगे तो चालन से चलाना होगा, चलाने वाला, और शासन जो हमारा शासन का संचालन करता है वो होता है इसका मतलब। यानी प्राचीन भारत में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य वर्णों से मिलकर शासन का वर्ग गठन हुआ था। अगर आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, अब ये तो याद होगी, अगर ये नहीं याद होगी तो समझ लो तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, बस किताबें देख के रख दी हैं। वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, चलो वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा था? जो बच्चे हैं वही बताएंगे, मतलब सब्जेक्ट वाली व्यवस्था। 4 थी, पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? सबसे पहले ऊंचे रखा जाता था उसको, फिर भी भूल जाते हो। क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य भी बोल रहा था। फिर अब इनके काम भी बताओगे। ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ करना, वंदन, ये सब मतलब हवन पूजा पाठ करते थे। किसी के यहाँ पे पूजा पाठ कराना है, कथा वाच करानी है, ये ब्राह्मण का काम। और इनको बांटा भी तो था, जैसे कहा है कि भगवान के अलग अलग पार्ट से इनको बांट दिया गया है। तो ब्राह्मण को अपने किससे बांटा था? पूजा पाठ के लिए तो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के शरीर की उपाधि के लिए लगे, जो मुख से निकले हैं वो ब्राह्मण है। फिर भुजाओं वाला भाग किसका था? और यहाँ के कमर के नीचे का पार्ट इतना होगा, और लास्ट में जो पैरों का पार्ट होगा वो शूद्र में था। इसी हिसाब से इन्होंने काम डिवाइड कर दिए थे। क्षत्रिय क्या काम करते थे? लड़ने के लिए, युद्ध वगैरह जितने भी होते थे। वैश्य का काम क्या था? खाना बनाना। कैसे बनाएगा? खाना के लिए रखेंगे उनको, सुनारी वाला काम, सोने से जो भी आभूषण वगैरह क्रिएट। और शूद्र का काम था मल ढोना, यानी जो झाड़ा साफ सफाई
सफाई का काम इनको बांट दिया गया था। ये बांटे किसने थे? इंसान ने। भगवान तो बांटे नहीं आया था, इंसान ने जाति बनाई, इंसान ने ही काम डिवाइड किए। कहते भले ही है कि ये इस तरह के इस तरह, वो सब बांटने वाले कौन है? इंसान है। क्योंकि हम जब वैदिक काल में आए तब तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने की सुविधा थी, महिलाएं कार्य में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी। लेकिन चेंजेस कब हुए? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल, हमारा वैदिक काल भी दो भाग में डिवाइड था, एक ऋग्वैदिक काल, इतिहास को इसमें इंक्लूड किया गया, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। यहाँ से हर एक व्यवस्था बदल गई। यहाँ तक तो सब चीज अच्छी थी, महिलाओं को मातृसत्तात्मक की व्यवस्था, महिलाओं को ज्यादा इंपोर्टेंस थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक हो गया, यानी अब किसको? मेल को ज्यादा इंपोर्टेंस देने लगी। हर काम पिता के ऊपर था, या जो सबसे बड़ा मुखिया होगा उसके ऊपर चलता था। महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था हट गई। यहाँ पे उनको कोई शिक्षा नहीं मिलती थी, ना वो युद्ध के काम में, ना वो हवन में भाग लेती थी। यहाँ से उनकी स्थिति दयनीय हो गई, उसको जुआ शराब के लिए यूज करने जाने लगे। तो यहीं से वही व्यवस्था फिर यहाँ तक आगे तक फैल, फिर और धीरे धीरे और निम्न स्तर गिरता गया। ठीक है, तो उच्च वर्णों का शासन में क्या होगा? जिसमें समाज का गठन 4 वर्ग में बांटा गया था, और उन्हीं के वर्णों की सेवा के कार्य सौंप दिए गए थे। जो जिस वर्ण का होगा वो वैसा काम करेगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था शक्ति और व्यक्ति के जन्म पर आधारित हो गई, यानी व्यक्ति जिस व्यवस्था में जन्म लेगा उसके हिसाब से उसको काम मिलेगा। ऐसा माना जाता था क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, भुजाओं से, और उन्हें शौर्यवीरता प्राप्त की। यानी जो क्षत्रिय लोग थे उनको उन्होंने कह दिया कि ये शौर्यवीर लोग हैं और यही युद्ध करेंगे, अदरवाइज और पार्टिसिपेट नहीं होगा। ठीक है, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से हुई, जिन्हें समाज में श्रम, उत्पादन, व्यापार के काम। अब देखा है जैसे अभी भी कई लोग चले जो हमारे सोनी लोग होते हैं, जैसे सोनार का काम वही कर, और कोई सोनार नहीं रहेगा, सिर्फ वही रहेंगे। तो ये अग्रवाल जैसे अब जो सैनिक तो पहले से ये चली आ रही है, अभी से डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया। ये हो गया संचालन करने वाले, इसको हम बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था में उच्च वर्णों का शासन का संचालन कैसे होगा? वर्ण व्यवस्था क्या था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हेडिंग होगा। इतिहास में इसलिए ले जाना होता है क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट में मिक्स रहता है। अगर हम अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे तो पहले इतिहास में जाना होगा, हमेशा पास्ट में पहले जाना होता है। जब तक हम पास्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे की चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कभी भी आगे की जैसे रिसर्च करेंगे तो आपको पहले क्या होगा? प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना होगा कि हमारा जो पहले का डेटा है उसमें लोगों ने कैसे काम किया था, तभी तो आपको समझ में आएगा। और उनमें कमी भी देखना है कि जो उन्होंने काम नहीं किया है वो हमें करना है, वो हम सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड कर देंगे। दूसरा क्या आता है? राजनीति पर जाति आधारित सामाजिक संरचना। अब आ जाती है जाति पर आधारित। इसमें जाति डिवाइड थी या नहीं थी? अब उन्होंने जाति पर भी काम, एक का भी वर्ण व्यवस्था अलग अलग हो गई। ठीक है, अब जाति व्यवस्था आएगी, उसके हिसाब से सामाजिक संरचना चलेगी। सामाजिक मतलब क्या हुआ? समाज के द्वारा। और अभी हम चला रहे थे उच्च वर्णों का शासन, संचालन जो कर रहे थे वो राजनीति के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब हम सामाजिक संरचना देखेंगे। जाति ने सामाजिक व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। अब जाति के अकॉर्डिंग काम करने लगे। जो ब्राह्मण उच्च जाति के लोग होते थे तो उनसे अगर पहले की क्या स्थिति देखी जाए, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की ज़्यादा स्थिति निम्न हो गई थी। ठीक है, उनको अगर वो कहीं भी खड़े हो और ब्राह्मण वहाँ से निकल गया तो शूद्र को ही मारो, क्योंकि तुम यहाँ क्यों खड़े, भले गलती उसकी भी हो। वो पानी मन नहीं सकते थे जहाँ पे ब्राह्मण निकलते थे, मंदिरों में जाना प्रवेश वर्जित था, भगवान का नाम नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे स्थिति उनकी बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि जाति बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल गई, जातिवादी बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इसी आधार पर उन्होंने सबके काम सौंप दिए थे। मल ढोने का काम, नालियाँ साफ करने का काम शूद्र को दे दिया था। शूद्र के अलावा ये काम कोई नहीं करेगा। इससे क्या हुआ? एक जाति की स्थिति दयनीय हो गई। व्यक्तियों को अपनी रुचि और व्यक्ति के जिसका वर्ण हुआ, जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ उसको उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम दे दिया है। ठीक है, अब क्या होता था? अब ऐसा नहीं है। अब हम किसी भी वर्ण या जाति के हों, अब हमारा काम हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग होगा। हम कोई भी काम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। पहले स्वेच्छा नहीं चलती थी, पहले दूसरों की स्वेच्छा चलती थी। हमने जन्म लिया है, हम यही एक जाति के हैं, हम मानव एक से हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण जाति में हुआ है तो उसकी बॉडी पार्ट्स अलग नहीं सेम रहते हैं। हम किसी भी कंट्री को लेकर चले, चाइना के लोग हमारे जैसे हैं,
इमोशन भी इनके हैं, हंसते वो भी तो होंगे, ऐसे तो नहीं वो चाइना के तो हंसते ना हो। पाकिस्तानी लोग हमेशा गुस्से में तो नहीं रहते। सभी लोगों के इमोशंस एक से होते हैं, चाहे आप जाति ले लो, धर्म ले लो, सबके अंदर इमोशंस हमारे जो भाव होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन पहले के लोगों की स्थिति क्यों दयनीय हो गई थी? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं था। शिक्षा हमारे मानसिक विकास को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। जब इंसान शिक्षित होगा तब उसको जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं वो अलग करेगा। जैसे आपने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, सती प्रथा का अंत किया था कि नहीं किया था? और कौन कौन से अंत किए थे उन्होंने? दहेज प्रथा और एक और है, नहीं वो नहीं, बाल विवाह। बाल विवाह अभी कहाँ बोला था मेरे घर से, हो सकता है मैंने भी सुना हो। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, और विधवा पुनर्, ठीक है, ये सब हटाए गए। जबकि पहले ऐसे क्या थे, अगर किसी लेडीज का जैसे 11-12 साल में, 8 साल में तो शादी हो जाती है महिला की। अब जब वो टीनेजर एज में आ रही है अपनी, तब वो विधवा हो गई, 16 साल में विधवा हो गई, साथ में आदमी के साथ जला दी। तो ये काफ़ी चीज़ें गलत थी ना, उसको जीने की हक ही नहीं। हाँ जला देते थे, तुम्हारे आदमी है तो तुम भी निपटो, निपटा दो, उसको भी पिटा देते उसी के साथ, वो मारने लगा है, उससे मतलब ही नहीं है। तुम अगर तुम्हारा मतलब उसका जो पति एक्सपायर हो जाता था, जो अब उसकी चिता जलेगी तो उसको साथ में बिठा दिया था, तो तब आगे लड़ जाए। ये पुरानी रीति है, उनको हटाया क्यों है? इसलिए तो हटाया कि गलत है। तो कभी कभी कुछ अंग्रेजों ने भी अच्छे अच्छे काम किए, जिससे हमारा भारत का शासन थोड़ा सुधरा है, क्योंकि ये अंग्रेजों के शासन से ही आया, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने बताया है व्यक्ति के सभी कर्तव्य समाज से थे, व्यक्ति से नहीं थे, चूंकि सभी वर्ण एक दूसरे से संबंधित थे और एक साथ मिलकर काम करते थे। यहाँ पर उन्होंने बात की राजनीति में जाति की, यानी उनका काम ये था कि समाज डिसाइड करेगा कैसा व्यक्ति काम करेगा, व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलना है। अब व्यक्ति के हिसाब से चलता है, अब हमारी इच्छाएं चलती है, पहले व्यक्ति की इच्छाएं नहीं थी। समाज ने डिसीजन ले लिया कि इसको इस गाँव में नहीं रहना है, तो उसको सब लोग निकालो, चाहे उसका दोस्त हो या ना। तो पहले व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक तौर पर, जिसपे प्रभाव पड़ जाता है। फिर आता है राजनीति, जीवन और धर्म। धर्म तो काफी फैला होगा, जाहिर सी बात है, अब इतना नहीं है, अब लोग पहले ज्यादा जानते हैं, अब भी धर्म है, लेकिन अब लोग अपने हिसाब से धर्म अपनाने लगे। राजनीति, जीवन, इसको कौन क्लियर करेगा? चलो बताओ। राजनीति, जीवन और धर्म कैसे दोनों रिलेटेड है? हमारा जो हमारा राजनीतिक जीवन है और वो धर्म से कैसे इंक्लूड है? पहले कौन सा प्राचीन समय में, जो प्राचीन भारत की बात करें, हमारे इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं कि नहीं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन प्राचीन भारत में क्या था? देवीय शक्तियाँ थी, लोग पेड़ पूजा की पूजा करते थे, देखे नहीं थे, और जानवरों की पूजा करते थे। धीरे धीरे चेंजेस हो गए, फिर मूर्ति पूजा में इंक्लूड हो गया मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत में फिर वो दूसरी चीज़। तो पहले लोग क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति उनका भगवान था। जैसे अग्नि की पूजा करना, अग्नि देवता थे, सूर्य देवता थे, इनको ही उपासक मानते थे, जमीन की पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? उनको देवी सिद्धांत की मान्यता थी, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की। उन्होंने कहा है कि किसको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने ईश्वर की, ब्रह्मा ने पृथ्वी पर, जैसे ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु भी थे, इनके अलग अलग श्लोक थे, इनके अलग अलग हवन होते थे। आप जब वो वेद पढ़ेंगे, आपने वेद पढ़े? पढ़ा ही नहीं है इतिहास, इसका मतलब जबकि वेद क्यों नहीं पढ़े हो? तुम लोगों ने पढ़ाई कब है? मैं तो लिखती हूँ सा वा रा पढ़ लिया, बड़ा तो वही इतिहास। तीसरा कौन सा है? तीसरा है, तीसरा है तीसरा, ये मैंने भी पुरानी क्लास में पढ़ाया था। पढ़े हैं तो पढ़ेगा, फिर वेद क्यों नहीं है? नाम ही नहीं पढ़ा तो वेद कब पढ़ेंगे? फिर सिर्फ वेद की वो पढ़ने के वेद होते हैं। कॉम्पिटिशन पर क्लास करोगे तो इनसे तो ये क्वेश्चन आते ही आपके, हमेशा आता है, इसके बिना ये क्वेश्चन बनता ही ना हो।
अंदर हमसे आएगा, एक हड़प्पा सभ्यता से आता है, ये हमेशा। और जिसने इतिहास अच्छे से पढ़ ली वो अपने इतिहास की प्रॉफिट निकालो, क्योंकि हम लोग तो कॉम्पिटिशन पढ़ाते समय में पता है नहीं। और यहाँ नहीं, यहाँ कॉलेज ही पढ़ाने आते हैं। तो ऋग्वेद में ही हमारे जितने भी देवता लोग के श्लोक थे सब हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं। यजुर्वेद में क्या पढ़ते हैं? यज्ञों के बारे में, किस देवता को कितनी आहुति देनी है, कहते नहीं है 101 की आहुति लगानी है, 111 ये इसमें पढ़ते हैं। बलि का अनुष्ठान इसी में है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। जब संगीत की बात हुई तो सामवेद, और अथर्ववेद में जो जादू टोना वैसा सब कुछ चलता है वो इसी की देन है। ये अथर्ववेद आया तभी ये जादू टोना जाता है, ठीक है। कहते नहीं कि आप बस में जाते हो, वहाँ लेकर आते हैं गुरु जी वशीकरण कराते हैं बाल विवाह के लिए, अपने घर लड़ाई के घर झगड़े के लिए, किसी के वो वकील केस में जीत पा रहा तो गुरु जी के पास जाते हो। सब फालतू पढ़ाई करते हैं, फिर तो इन्हीं के पास जाओ, है कि नहीं। वकील फालतू पढ़ाई कर रहा है बेचारा, लोग 5 साल निकाल रहा है वकील लॉ की डिग्री के लिए, और ये कहते हैं कि हम चुटकी भर में केस सॉल्व कर देंगे। तो फिर वकील से भी कहो कि कोर्ट में उसको भी डालें, फालतू नहीं। अब कहते हैं वो तो खैर अपना अपना बिजनेस चलाने का तरीका है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो इनकी बातों पे आ जाते हैं और चले जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। कोई कहता है कि हम ये कर देंगे। अब ये बताओ, सब साइंस की दुनिया, एक देखा जाए तो ये साइंस की दुनिया, ठीक है। साइंस ने जिसने डेवलपमेंट किया है, करा किसने? साइंस चलाता कौन है? मनुष्य चलाता, यानी मनुष्य एक सबसे अलग प्राणी, ठीक है। साइंस को वही बना रहा है, उसी ने तकनीकी का विकास किया है। अगर उसके पास इतना माइंड हो तो आज जितना हम तकनीकी का विकास कर रहे हैं उस मनुष्य ने तो ही किया है। हमें गर्मी लगती है फैन ऑन कर देते हैं, अब एसी की व्यवस्था हो गई है। फोन पहले कैसे चलते थे कीपैड थे, अब फोन किस तरीके से चलने लगे, कौन कर रहा है? भगवान तो नहीं कर रहा है, सब साइंस ही कर रहा है। साइंस जितना तरक्की साइंस कर रही है उतनी नहीं और कोई नहीं कर सकता। अब लोग ये कहते हैं तो उनको पता है कि हमें किन को उल्लू बनाना है। इनका शिकार महिलाएं ज़्यादा होती है, इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। वो सोचते हैं हमारा परिवार खुश रहा है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें पैसे देने पड़े, लेकिन कभी कभी गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाना, ये अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए। महिलाओं जब तक जितनी शिक्षित होंगी, लोगों ने कोई बेटो नहीं, जहाँ महिला शिक्षित नहीं है उन्हें फ्लाइट ठीक है। इतने आ गए तो यहाँ पर समझ में आ गया जीवन और धर्म का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जैसे जैसे देवी शक्ति आई थी उस हिसाब से उनका धर्म परिवार हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, परंपराएं और विकसित हो गई हैं, लोगों को धर्म पे और ज़्यादा करें, पूजा पाठ पे ज़्यादा ढकेलते गए। राजनीति व्यवस्था से उन्होंने कहा अगर आपको राजनीति जीवन व्यापार करना है तो आप इसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो धर्म एक इस पर असर डालता है। ये हम पुरानी बात की करेंगे जब हम परंपरा, यहाँ पे ट्रेडिशंस की बात हो रही है, परंपरा चल रही है कि ये पहले राजनीति को चलाने की परंपरा कैसी थी, ये उनकी बात हो रही है। फिर आता है राजशाही सरकार के सामान्य के रूप में। राजशाही क्या होता है? शाही परिवार यानी ऐसा परिवार जो एक शासन चलाता है, कौन? राजा, ठीक है, उसको बोलते हैं राजशाही। सीधी बात है। अब अंबानी है वो एक शाही परिवार ही तो है, ठीक है। अंबानी का बेटा भी बहुत करोड़पति अरबपति है, सब कहते हैं कि काश हमें ये मिल जाए, इसको किडनैप कर दिया जिससे पैसा मिल जाएगा। कर सकते हो वैसे आप खा लो, पहली बार तो खा ही नहीं पाओ, पदीरता है कैसे खाओगे उसको? वीडियो बन रही हुई। तो राजशाही में उनका क्या कहना है, समाज व्यवस्था के माध्यम से 4 वर्णों का निर्माण था। क्षत्रिय वर्ण को उस राज्य में 70 रूप दिया, यानी कि जैसे मैंने क्षत्रिय वर्ण बताया तो वो ही युद्ध वगैरह के कार्यक्रम में भाग लेती थी और वो राजशाही का उदय उन्हीं को माना जाता था। उन्हीं के द्वारा युद्ध होगा। एक शाही परिवार क्षत्रिय परिवार माना जाएगा। शाही या राजतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था थी जो व्यक्ति के अविभाजित संप्रभुता पर आधारित थे या सर्वोच्च अधिकार सम्राट राजा में, राजा का जो भी डिसीजन होगा वही माना जाएगा। राजा ने कह दिया दीवार में चुनवा दो, कैसे दीवार में चुनवाते थे? खड़े हो क्या करते थे? सीधे उसके दीवार बनवाते, दीवार बनवाते थे उसके पास। हाँ, आप यहाँ खड़े हो और बस आपके आगे से दीवार बना दी। अब तुम मरो जियो, भोजन भोजन कुछ नहीं बनना, सब पैसे चले जाओगे, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तुम्हें, कब तक जियोगे? बाद में जब फिर देखते थे जो खुदाई निकलती है तो ढांचे कैसे निकलती है, कभी तो निकलती है हड्डी के ढांचे जो नरकंकाल निकलते हैं, खुदाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है। अब आगे आएगा आपका राज्य एक उपयोगी आवश्यक संस्था के रूप में। तो जाहिर सी बात है जब हम जो राज्य शासन चलाते हैं
तो हमारे लिए राज्य का उपयोगी होना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, भारत क्या माना जाता है? संघों का राज्य, राज्यों का संघ या संघों का राज्य। बात देखिए, और कहीं राज्य पाए जाते हैं? चलो अच्छा बताओ, हमारी ये इंडिया है, चलो मान लो मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे चीन लगी है, यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे हमारा म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे चीनी है। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? श्रीलंका, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप। इंडिया का मैप पूरे से याद है सबको? अच्छी तरह याद। चीन में भी कंट्री है, चीन भी एक कंट्री है, भारत भी हमारी क्या है? पाकिस्तान कंट्री है, ये भी कंट्री है, और ये भी कंट्री है, ये सब कंट्री है। बताओ इंडिया को छोड़ के कहाँ राज्य पाए जाते हैं? यहाँ पर जो हमारे, ये हमारा राज्य तो है, ये हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य है, स्टेट ही तो है, स्टेट को ही तो राज्य बोलते हैं। तो इंडिया के मैप में 28 स्टेट है, अंडरस्टैंड? ठीक है, यहाँ पर आपका वो क्या आ जाता है? गुजरात, यहाँ से आपका जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल आ गया, उत्तराखंड आ गया, फिर सिक्किम आ जाता है, यहाँ पे भूटान पड़ जाएगा बीच में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, यहाँ पे नागालैंड आ जाएगा, फिर गोवा आ जाएगा, मिजोरम, म्यांमार, और यहाँ पे त्रिपुरा, और इधर साइड आपका बांग्लादेश आ जाएगा, छोटा सा इंडिया जैसा दिखाई देता है। उसके जस्ट बगल से आपका क्या वेस्ट बंगाल, यहाँ पे नीचे साउथ स्टेट में जाएंगे तो आपके साउथ वाले, ठीक है। अब यहाँ पे सब राज्य हैं, ये तो नहीं कहते कि हिमाचल प्रदेश हमारी कंट्री है, क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेट, तमिलनाडु स्टेट। लेकिन हम चीन में जाएंगे, वहाँ के जितने भी देखेंगे तो वो क्या है? कंट्री। सिर्फ इंडिया को छोड़ के और कहीं पर भी राज्य नहीं पाए जाते, इसलिए इंडिया अलग है और कंट्रियों से। सिर्फ इंडिया में राज्य पाए जाते हैं, कंट्री नहीं पाई जाती है। बाकी अब चीन, पाकिस्तान कहीं भी जाएंगे कंट्री है, राज्य नहीं, स्टेट होते नहीं। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग, कंट्री है। बाकी थिम्पू, जो भूटान वगैरह, ये सब कंट्री है। आपने कभी सुना है कि राज्य बोलते हैं? स्टेट नहीं बोलते। इसलिए इंडिया स्पेशल ऐसा कंट्री है जहाँ पे राज्य पाए जाते हैं। ये अंदर अभी तक नहीं पता होगा, जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। हमें तो पता है, इतिहास पढ़ी कहाँ है तुमने? ढंग से ही पढ़ी होती इतिहास, तो अभी तक तो पता नहीं क्या कर लिए थे तुम लोग। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं जब कि राज्य उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में काम करता है, यानी जब राज्य है तभी तो एक हमारे लिए उपयोगी है, और वो कैसे करेगा? ये संस्था के रूप में काम करेगा, ठीक है। संस्था मतलब ऐसा होता है जिसमें मनुष्य के हित के बारे में काम किया जाता है, मनुष्य के उपयोगी काम किए जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी अपील लगानी है, जब लॉ बनेगा आपके लिए एक संस्था बनाई जाएगी। क्या आप यहाँ पे, जैसे जो आप जब जाते कचहरी में तो वहाँ पे पारिवारिक अलग मामले सुनाई जाती है, राजदीवार वाले अलग मामले सुनाई जाते हैं। कभी कभी कुछ NGO होते हैं जहाँ पे आपके हित के काम किए जाते हैं, समाज सेवी संस्था बनाई जाती है, बाल संस्था होती है, वृद्ध संस्था होती है। तो इनमें क्या होता है? हमारे लिए तो सुनवाई हो रही है कि वो अपने लिए सुनवाई कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्य को सुनवाई कर रहे हैं, एक दूसरे की अपीलें सुनाई जाती है, किसको क्या प्रॉब्लम है वो देखे जाते हैं। अब तो सरकार ने कई स्कीम निकाल दिया। तो ये सब परंपराएं हमारी शुरू से भी चली आ रही। पहले राजा क्या करता था? रात को जाता था, विचरण करता था, देखता था कि हमारी जनता कैसी क्या है, ठीक है। अब भी वही होता है, पर अब चीजें चेंज कर दी गई। सुनवाई अभी भी होती है, बस अब क्या है, करप्शन ज्यादा फैल गया, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए अब थोड़ा लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हर किसी की में लालच ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम धर्म पढ़ाएंगे। अब धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, ये मत कहना कि सुना ही नहीं है हमने तो नाम। धर्म, राजधर्म, तो कल ये पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और डरने नहीं। जो वो तो पता है कि 3 काल थे, ये लास्ट वाला आधुनिक काल उसमें किस चीज की पूजा? आधुनिक काल में हमारा आता है स्वतंत्रता संग्राम का शुरू हो गया था। आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, तो उस टाइम क्या है, अंग्रेजों का शासन आ गया था, ईसाई लोगों ने अपने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था, ठीक है। उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था ईसाई धर्म में। जैसे आधुनिक काल आता है, जैसे ही हमारा मध्यकाल में क्या हुआ, ये मुगल काल एम्पायर शुरू हो गया, यानी दास प्रथा वगैरह शुरू हो गई, मुगल काल आ गया। आधुनिक काल में हमारा मुगल काल खत्म कब हो गया था? लास्ट शासन कौन था? बहादुर शाह। जो बहादुर शाह का ही होते थे ना,
फर्स्ट सेकंड था। तो 1757 में हमारी क्या युद्ध हुई थी? एक हुआ था प्लासी का युद्ध और एक हुआ था बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद होगा। अब इतिहास याद करोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा कि मैडम सही बता रही है ना, ठीक है। अगर याद ही नहीं होगा तो हम कुछ भी कह रहे हैं तो हाँ मैम कह रही हूँ सही ही होगा। तो पहले अपने अंदर की पहले चीजें याद करके रखो कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो सही भी पढ़ा रहा है यार। हो सकता है हम गलत बता रहे हो, आपको पता ही नहीं है तो आप तो कह दो कि हाँ मैडम ने लिखी है सही ही होगा। तो जो 1762 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो लास्ट युद्ध था और अंग्रेजों ने भारत पर नींव शुरू कर दी थी, उन्हें अपने आधिपत्य जमा दिया। अब चलो अगर इसमें इतिहास पता भी नहीं है, चलो ये बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? गलत। 1410 में तो पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, वो तो भारत की खोज कर रहा था ना, वो थोड़ी ना आया था युद्ध करने के लिए, उसने तो व्यापार करना चाहता था। मैंने ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा चुके हैं किसी क्लास। गलत। 1700 में तो युद्ध ही चलने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। अब आया कुछ, इसलिए कहते हैं याद करके रखो कुछ चीजें। कैसे पेपर निकालोगे कंपटीशन का? अगर ये छोटे छोटे आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है ये बच्चे पढ़ते हैं, अब उन्हें पता है मोबाइल का जमाना है, अच्छे से आता है। आप वो क्वेश्चन को घुमाएंगे कि 1600 में क्या आया। क्वेश्चन तो ऐसे घुमाते हैं, कंपटीशन हाई कैसे करना है हमें क्वेश्चन को, अब हमें आंसर को क्वेश्चन बना के देना है। समझ में आया? तो 1600 में हमारी क्या आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों का उस टाइम क्या काम था? सिर्फ व्यापार करना है, हमें उनको गुलाम बनाने नहीं है। जो 1600 की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका काम था सिर्फ हमें व्यापार करना है। 1600 में अब यहाँ पे कौन काम करने लगा? अकबर का बेटा कौन था? बेटा ही नहीं पता है। हाँ जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा। चीटिंग तो नहीं कर रहे? पता है ठीक, तो लिखा जहांगीर का, चलो शाहजहां का बेटा औरंगजेब सबसे आखिरी मुसलमान का शासन करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? मराठा आए, शिवाजी राव जी आए, ये सब तो आए थे, पूना के समझौते हुए। तो धीरे धीरे इतिहास चलने, तो ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को जबरन क्या बनाया? ईसाई में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए जबरदस्ती कर दी। अब इतिहास पढ़ा करो, वरना इतिहास के क्वेश्चन, क्योंकि अगर राजनीति पढ़नी है तो हमें इतिहास में जाना तब समझ में आए। अब ये भी नहीं पता होगा कि ईस्ट इंडिया से पहले कौन आया? पुर्तगाली। समझ में आया? फिर डच आए, फिर अंग्रेज तो बाद में आए। डच आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और एक ब्रिटिश भी आए थे। पढ़े ही नहीं, इतिहास पढ़े ही नहीं, बड़े दुख की बात। फालतू में इतिहास बनाइए बच्चों के लिए, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। याद करा करो ध्यान से।